नमस्कार और स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। जी हाँ, आज हम मोहनदास गांधी की कहानी को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे कोई एक अकेला इंसान बिना एक भी गोली चलाए इतने बड़े साम्राज्य का सामना कर सकता है? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का आधार है। हम खास तौर पर गांधी के उन शुरुआती सालों पर नजर डालेंगे जिन्होंने उन्हें महात्मा बनाया। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं गांधी के सफ़र के कुछ अहम पड़ावों पर। 1915 में उनकी भारत वापसी से शुरू होकर चंपारण, असहयोग आंदोलन और फिर सीधा 1947 में भारत की आज़ादी तक। ये टाइमलाइन आप कह सकते हैं एक तरह से हमारा रोड मैप है। तो हमारे कहानी की शुरुआत होती है साल 1915 से, जब गांधी भारत वापस आए। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, वो कोई नए खिलाड़ी नहीं थे। उनके पास अनुभवों का एक पूरा खजाना था। सोचिए, पूरे 21 साल दक्षिण अफ्रीका में गुजारने के बाद 46 साल के मोहनदास गांधी वापस भारत लौटे, जो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। और वो कोई अनजान चेहरा नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके काम की वजह से लोग उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक तजुर्बेकार ऑर्गेनाइजर के तौर पर जानते थे। पर सवाल यह है कि ये तजुर्बा आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। दक्षिण अफ्रीका, वो जगह जिसे गांधी की कर्म भूमि कहा जाता है, यहीं पर उनके अनोखे दर्शन, उनके विरोध के तरीकों ने सही मायनों में आकार लिया था। और वहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उन्हें सिर्फ उनके रंग की वजह से ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं था, ये एक चिंगारी थी। इस एक घटना ने गांधी को उस नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका सामना उस वक्त न जाने कितने ही लोग रोज कर रहे थे। और जानते हैं, इसी संघर्ष की आग से एक नए विचार का जन्म हुआ, सत्याग्रह। इसका मतलब सिर्फ चुपचाप जुल्म सहना बिल्कुल नहीं था, नहीं, ये था सत्य की शक्ति पर आधारित एक एक्टिव, एक नैतिक संघर्ष। मतलब अन्याय का सामना करने का एक बिल्कुल नया, नॉन वायलेंट तरीका। और ये सत्याग्रह आप कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, सत्य, यानी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। दूसरा, अहिंसा, मतलब मन, वचन या काम किसी भी तरह से हिंसा न करना। तीसरा, स्वदेशी, यानी आत्मनिर्भरता, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल। और चौथा, सर्वोदय, यानी सबकी तरक्की। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, गांधी के हर एक्शन के पीछे यही सोच थी। तो जब गांधी इन सब आइडियाज के साथ भारत आए, तो उन्होंने आते ही इसे पूरे देश में लागू नहीं कर दिया। नहीं, उन्होंने पहले अपने इस तरीके को छोटे छोटे लोकल लेवल के संघर्षों में आजमाया, उसे परखा। पहली केस स्टडी है बिहार का चंपारण। यहाँ मसला क्या था? किसानों को एक सिस्टम था, 3 कठिया सिस्टम। उसके तहत उनकी जमीन के सबसे अच्छे हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे होता ये था कि उनकी जमीन तो बंजर हो ही रही थी, साथ में पैसों का भी भारी नुकसान हो रहा था। और यहाँ गांधी का काम करने का तरीका देखिए, कितना सिस्टमैटिक था। वो सीधे विरोध पर नहीं उतरे। पहले उन्होंने जाके पूरी सिचुएशन की डिटेल में जांच की, फिर एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किया, और उसके बाद वो खुद सरकारी जांच कमेटी का हिस्सा बनकर बातचीत की टेबल पर बैठे। नतीजा क्या हुआ? वो पूरा का पूरा शोषण वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद अगली चुनौती आई अहमदाबाद में। यहाँ मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर झगड़ा था। ये मामला किसानों से अलग था, ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, एक पूरी तरह से अलग चैलेंज। और यहाँ गांधी ने अपना एक और पावरफुल टूल इस्तेमाल किया, भूख हड़ताल। मजदूरों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए वो खुद अनशन पर बैठ गए। और इसका असर देखिए, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसने मजदूरों के हक में फैसला दिया। उन्हें 35% का वेज बोनस मिला। ये सत्याग्रह की ताकत का एक और सबूत था। फिर आया तीसरा मामला, गुजरात के खेड़ा का। यहाँ फसलें तबाह हो गई थीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर भी टैक्स वसूलने पर अड़ी थी। गांधी के लीडरशिप में विरोध हुआ और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। जो सबसे गरीब किसान थे, उनके लिए टैक्स माफ कर दिया गया। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इन जीतों ने गांधी को एक मास लीडर, मतलब जनता के नेता के तौर पर स्थापित कर दिया।
अब वो अपने सत्याग्रह के एक्सपेरिमेंट को लोकल लेवल से नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, और इसका मौका भी बहुत जल्द मिल गया। साल 1919 में ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। इसको ऐसे समझिए, ये एक ऐसा कानून था जिसे कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। मतलब सरकार किसी को भी बिना कोई मुकदमा चलाए सीधा जेल में डाल सकती थी। इसे काला कानून का नाम दिया गया। और इसी काले कानून के जवाब में गांधी ने अपने पहले देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया, असहयोग आंदोलन। आइडिया बहुत सिंपल था कि अगर हम भारतीय ही ब्रिटिश सिस्टम के साथ सहयोग करना बंद कर दें तो ये पूरा का पूरा ढांचा अपने आप ढह जाएगा। और लोगों ने गांधी की बात सुनी। वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, नेताओं ने अपनी सरकारी उपाधियां लौटा दी। और ये आंकड़ा देखिए, करीब करीब 90,000 स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, मानो पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ हो। ये आंदोलन अपने पीक पर था। ऐसा लगने लगा था कि बस अब आज़ादी दूर नहीं है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और गांधी का जो सबसे बड़ा सिद्धांत था, अहिंसा, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई। तारीख थी 4 फरवरी 1922। जगह चौरी चौरा। एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा की इस एक घटना ने गांधी को झकझोर कर रख दिया। और फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 8 दिन बाद 12 फरवरी को उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया, एकदम से। पर सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने अखबार यंग इंडिया में गांधी ने खुद लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर तकलीफ, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। उनके लिए उनका अहिंसा का सिद्धांत किसी भी राजनीतिक जीत से कहीं ज्यादा जरूरी था। अब जाहिर है, इस फैसले से हर कोई हैरान था। देश के बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने इसकी बहुत आलोचना की। उनका कहना था कि एक जगह हुई घटना की सजा पूरे देश को देना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है। लेकिन गांधी अपने सिद्धांत पर अड़े रहे। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। एक आंदोलन जो अपने चरम पर था, उसे सिर्फ एक सिद्धांत के लिए रोक देना, क्या ये उसूलों पर टिके रहने की सबसे बड़ी ताकत थी, या फिर एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल जिसने आज़ादी की लड़ाई को शायद कई साल पीछे धकेल दिया? इस बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है ना।